सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का साइंस 2 का 6th चैप्टर दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन और इसको किंगडम एनिमेलिया भी कहते हैं। सो आज का ये वीडियो चालू करने से पहले मैं ये वीडियो पार्ट वाइज अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर और पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन क्लास 10th का इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूँ पार्ट वाइज बना के। ऑल द फाइलम्स, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल ओनली। सो बने रहिए हमारे साथ और चलिए लेक्चर में बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम अपने पहले चैप्टर को ही समझेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? आप लोग को मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। हम सब स्टैंडर्ड वाइज स्टडी करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th, 11th, 12th तक। ये जो 11th स्टैंडर्ड साथ में बैठा है, 12th स्टैंडर्ड साथ में बैठा है, 10th स्टैंडर्ड साथ में बैठा है, आप लोग को एक ग्रुप बना के, क्योंकि आप लोग सब एक ही स्टैंडर्ड के हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं और आप लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, यानी ये सब सिमिलैरिटी के बेसिस पर, ये सब जो आप लोगों में समानता होती है, उन लोगों के उस बेसिस पर आप लोगों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि आपसे, और जैसे कि आप अगर क्लास 10th में है तो क्लास 10th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स में क्या अंतर है, आप दोनों में क्या अंतर? तो 11th की स्टडीज एज कंपेयर टू 10th स्टैंडर्ड थोड़ी हायर होगी, थोड़ा उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम्स होंगे, कॉम्प्लिकेटेड थियरी चैप्टर्स होंगे आपके कंपैरिजन में। यानी आप लोगों में जो सिमिलैरिटीज होगी उनको एक ग्रुप में कर दिया और आपसे दूसरे ग्रुप में जो डिफरेंसेस है उसके बेसिस पे आपको और वो ग्रुप को अलग कर दिया। इसी को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं क्लासिफिकेशन। सो ये है डेफिनेशन: फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों? क्योंकि हम एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं, इसलिए एनिमल क्लासिफिकेशन। अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछेगा तो एनिमल्स यहां से हटा देंगे और क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन बन जाएगा। सो क्लासिफिकेशन तो समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है, डिवाइड कर दिए। सो एनिमल्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर 8 मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है, 8 मिलियन प्लस, उससे भी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है। हर एक को इंडिविजुअली स्टडी करना, इज इट पॉसिबल? एक एक एनिमल, एक एक स्पीशीज को अगर मैं स्टडी करने बैठूंगा तो मुझे जमाना लग जाएगा। एक क्लासरूम है, उसके अंदर 70 to 100 स्टूडेंट्स है, क्या मैं एक एक को जाके पर्सनली चैप्टर सिखा पाऊंगा? क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू अगर मैं उनको एक ग्रुप में बैठा देता हूँ, क्लासीफाई कर देता हूँ कि आपका ये बैच है, आपको इस टाइम पर आना है और मैं आपको इस टाइम पे पढ़ाने वाला हूँ। सो ये मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि उस ग्रुप को मैं एक ही साथ जो उनका टॉपिक होगा इजीली उनको डिलीवर कर सकता हूं, उनका कंटेंट उनको मैं दे सकता हूं। सो इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत थी। अब क्लासिफिकेशन किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। सो आइए हम कुछ बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन तो बता दिया, क्योंकि 8 मिलियन प्लस स्पीशीज प्रेजेंट है इस अर्थ के ऊपर। सो यहाँ पर हर चीज को एक एक इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया, हमने नहीं, मतलब जो साइंटिस्ट ने किया है, हम ऑफकोर्स हम तो उसको पढ़ रहे हैं। सो जिस साइंटिस्ट ने उसको किया है उसने उसको क्लासीफाई यही सोच के किया होगा। बट अब क्लासीफाई किया है तो देखो, साइंस में ऐसी चीजें होती हैं कि कोई भी चीजें हम लोग ऐसे फोकट में नहीं कर देते कि चलो बाबा करना है करके हटा दिया, हर चीज का साइंटिफिक प्रूफ देना पड़ता है। सो क्लासिफिकेशन जब प्रपोज किया होगा तो शायद कुछ बेनिफिट्स उन्होंने शो किए होंगे। आइए उस बेनिफिट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन तो देख लिया, अब इसके फायदे क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इंडिविजुअल एक एक स्पीशीज को अगर मैं स्टडी करने जाऊंगा सो मुझे वो बहुत टाइम लगेगा। सो इसीलिए स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए, यानी कि पहला पॉइंट जो है स्टडी, ये कन्वीनियंट बन जा रही है, क्योंकि जहां इंडिविजुअली पढ़ने से अच्छा पूरे ग्रुप को पढ़ लेंगे। यानी कि अगर एक ग्रुप है पूरा, इसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, है ना, ये क्या है, हमारा ग्रुप है और इसके अंदर क्या है, ये सब स्पीशीज है, इंडिविजुअल स्पीशीज है। अगर मैं इस ग्रुप के एक स्पीशीज को अगर उठा के मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं इसको स्टडी कर देता हूं, एक ग्रुप को अगर मैं उठा के स्टडी कर देता हूं, इसका मतलब अगर मैंने एक के बारे में स्टडी कर लिया, यानी मैं इस पूरे ग्रुप को स्टडी कर चुका रहूंगा। यह है क्लासिफिकेशन का फायदा। अब बढ़ते हैं आगे फायदा नंबर 3 की तरफ, कि हम लोग को इससे, अगर हम जैसे कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखें, अगर उनको क्लासिफाई करके देखें तो हमको ये दिखेगा कि कैसे एनिमल्स नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट्स में इवॉल्व हुए। यानी कि और भी बहुत सारे चेंजेस उनको, जब वो नॉन कॉर्डेट से, या वो जब उससे भी एकदम बेसिक लेवल पे थे, तो वहां से वो कैसे अपने अंदर चेंजेस लाते गए। यानी कि एक और बेनिफिट है, दैट इज नन अदर देन एनिमल का इवोल्यूशन। आई होप आपको इवोल्यूशन का मतलब पता होगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज इवोल्यूशन। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं जनरली, कि इवोल्यूशन होता है ग्रेजुअल चेंज, जिसकी वजह से डेवलपमेंट अचीव किया जाता है। ग्रेजुअल यानी कि वेरी स्लो चेंज,
जिसके वजह से धीरे 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 कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेवलपमेंट अचीव करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बेनिफिट की तरफ, दैट इज आइडेंटिफिकेशन बहुत एक्यूरेटली हो सकता है। यानी अगर मुझे किसी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है तो मैं एकदम एक्यूरेटली, अच्छा ये रेप्टाइल है, अच्छा ये तो उड़ने वाला पंछी, मतलब इजीली, क्योंकि मेरे को एक्चुअली, क्योंकि हमें पता होगा कि वो किस स्पीशीज, कौन से क्लास का है, कौन से ग्रुप का है, वो ग्रुप के जो वो फाइलम या वो जो ग्रुप के स्पीशीज है या वो सब ग्रुप के जो स्पीशीज है वो कैसे फीचर्स दिखाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमको पता होगा। इसीलिए जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो बहुत एक्यूरेटली होगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन जो होगा ग्रेट एक्यूरेसी के साथ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इससे हमें, नेक्स्ट बेनिफिट पे आगे बढ़ते हैं कि हमें रिलेशनशिप, जैसे हमारा भी हर इंसान के, हर मतलब हमारा इंसानों के साथ या हर चीज के साथ हमारा भी रिलेशनशिप है, नेचर के साथ हमारा रिलेशनशिप है, वैसे एनिमल्स का भी आपस में रिलेशनशिप होता है। तो हमको उनका रिलेशनशिप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, तो उनका जो रिलेशनशिप है कि वो फूड के लिए, मेट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ये सब चीजों के लिए उनका रिलेशनशिप क्या है अदर एनिमल से, वो हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। और लास्ट सेकेंड उनका हैबिटाट और अडेप्टेशंस। उनका हैबिटाट, वो कैसे अडाप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, कहाँ रहते हैं, किस टेम्परेचर पे रहते हैं, क्या चीजें खाते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, ये सब चीजें हमें एनिमल क्लासिफिकेशन के थ्रू पता चल सकती है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक, और ये तो शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको आप तुरंत याद कर सकते हैं, कीवर्ड्स है, अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप अपने टेक्स्ट बुक का जो पेज है उस पर आप जा सकते हैं, वहां पे आपको साइड में ब्लू कलर का कॉलम दिया हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आपको ये 7 के 7 पॉइंट्स इलेबरेटेड फॉर्म में, या तो ये कीवर्ड लीजिए और इसको इलेबरेट कर लीजिए अपने लैंग्वेज में, अदरवाइज यू कैन गो एंड सी इन द टेक्स्ट बुक और आप उसको लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और पॉइंट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक देने वाला हूं पीटीआर। अब पीटीआर का मतलब क्या होता है सर? तो पीटीआर का मतलब ये होता है पॉइंट टू बी रिमेंबर। सो आपको एक पॉइंट याद रखना है जो कि मैं लिखने जा रहा हूं, कि आपके टेक्स्ट बुक में जो बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन का जो टेबल है, जो बॉक्स है, उसके करेक्ट बाजू में एक पैरा है जिसके अंदर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन का जिक्र किया गया है। सो आर्टिफिशियल, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जनरली एमसीक्यूज में या फिर आपको वन वर्ड वन आंसर में पूछ सकता है। सो इसका आंसर है दैट इज एरिस्टोटल। ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, दैट्स इट। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और एक पॉइंट टू रिमेंबर मैंने आपको दिया था। अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मतलब ओवरव्यू देखने वाले हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पर प्लेस्ड है और मतलब क्या क्या चीजों को प्लेस किया गया उसके अंदर, वो चीज देखना। तो उसके लिए हम कुछ टर्म स्टडी करने आ रहे हैं, जो कि पहला टर्म है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। फिर सेकेंड टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज यू कैरियोटिक सेल। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा 8-9 स्टैंडर्ड में, बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं क्योंकि हम अपने बच्चों को एकदम जीरो से लेकर चलते हैं। पहले ये दो सेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नाम में लिखा है प्रो। प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव या फिर इनकम्प्लीट, आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनकम्प्लीट, यानी कि जो ये प्रो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट इन द सेल्स क्या है, जैसे कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, यानी सबसे पहले बनने वाले सेल्स यही थे। तो आपको पता है पहली पहली बार है ना, अब पहली पहली बार में तो सबने मिल जाएगा ना, धीरे धीरे चीजें मिलती है ना, धीरे धीरे सब चीजें हासिल होती है। तो वैसे पहली पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर जो है उनका ये प्रॉपर नहीं होता है, यानी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है, यानी कि वो क्लियरली फॉर्म नहीं हुई होती है। यानी कि ये सेल है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो हमको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, और ना ही सेल ऑर्गेनल्स हमको क्लियरली विजिबल होंगे, और प्रॉपर फॉर्मेशन भी नहीं हुआ रहता है थोड़ी बहुत चीज, क्योंकि फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स है। सो आप समझ सकते हैं, सो सेल ऑर्गेनल्स भी प्रॉपरली नहीं होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमको प्रॉपरली डेवलप हुआ नहीं दिखाई देगा।
और इसी का उल्टा यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि यहाँ पर अब ये वो सेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद इवॉल्व होके बने हैं। सो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमको प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि हमको ऐसे सेल्स के अंदर प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, प्लस हमको इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों चीजें इसमें देखने को मिल रही है। यानी ये है वेल डेवलप्ड सेल जिसके अंदर हम लोग को उसके जो भी ऑर्गेनल्स हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सब चीजें हमको यहाँ पर प्रॉपरली देखने को मिलेगी। यानी ये दो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी ये दोनों चीजें हम यूकैरियोटिक सेल्स में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अरे खाना खाने को तो चाहिए ना, जिंदा रहने के लिए इंसान को क्या चीजें जरूरी है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और एजुकेशन, और आजकल तो वो मेडिसिन भी जरूरत है, क्योंकि हम सब आजकल पहले बोलते थे ना दवाई दवाई जैसे खाई जाती है, बट आजकल दवाई खाने की जैसे खाई जाती है और खाने को दवाई जैसा खाया जाता है। तो चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। तो एनिमल्स भी देखो खाते पीते हैं, बट खाने का तरीका सबका अलग होता है। दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। कितने? दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। दो से ज्यादा तो नहीं होते ना? अगर होते तो कमेंट में बताना अगर दो से ज्यादा होते, क्योंकि मैंने तो दो ही पढ़ा है, क्या पता आपके टीचर ने ज्यादा पढ़ा दिया होगा। तो चलिए, पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको उसको हम कहते हैं बड़े ही प्यार से ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा वाला है ना, जानते हो, हेट्रोट्रॉफिक। वेरी गुड। अब ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? नाम में ही लिखा है ऑटो, ऑटोमेटिकली, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं, अपना काम खुद करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये भाई आत्मनिर्भर होते हैं, ये किसी को ना लेना ना देना। जैसे कि आपको पता है कि एक ही जो किंगडम आता है जो ऑटोट्रॉपिक होता है, दैट इज किंगडम प्लांटे, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। सो वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और यही डिफरेंस करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को, डिफरेंशिएट करता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो प्योरली ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना, आत्मनिर्भर होते हैं, अपना काम स्वयं करेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन हेटरोट्रॉपिक्स जिसमें जो एनिमल्स एंड ऑल सब आते हैं, ये क्या करते हैं? अपने फूड के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने माल मसाले के लिए दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। सो ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। और इसके बाद जो टर्म देखने वाले हैं तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। स्टिल मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, बिकॉज अगेन हम जीरो से लेकर चलते हैं। अब है यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ये तो आपको पता होगा। यूनिसेल्युलर मतलब क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपको पता है। और मल्टीसेल्युलर मतलब मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो अब चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि किसने दिया था? कमेंट में जरूर बताना अगर नहीं पता होगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं बताने के लिए। वो था वो थे, इज्जत देंगे, है ना, कि बेचारे ने बहुत बेचारे भी नहीं, बहुत महान इंसान थे जिन्होंने ये इतना बड़ा काम किया है, जिसको इजीली आज हम स्टडी कर पा रहे हैं। क्या पता कितना अपना माथा पट्टी किया होगा इस चीज के लिए, बट ठीक है। विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट हम नाम लेते हैं रॉबर्ट हुक विटेकर जी का, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्रपोज किया था। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई होप आप लोगों को पता होगा कौन कौन से हैं, देख लेते हैं वो भी, क्योंकि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, हर चीज को साथ में लेकर चलेंगे, चाहे 8th स्टैंडर्ड हो, 9th स्टैंडर्ड, 10th को हो। अभी तक हमने एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, हम जस्ट एक बेसिक्स देख रहे हैं। तो चलो बेसिक्स ही देख लेते हैं। सो जो R.H. विटेकर जी हैं, इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 1 2 3 4 एंड 5। इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला कौन सा दिया था? तो सबसे पहला किंगडम दैट इज मोनेरा। दूसरा किंगडम प्रोटेस्टा। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट एक ओवरव्यू देख लेंगे ताकि अपने को एक बोलते हैं ना, एक रफ आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। और फंगाई, देन प्लांटे, एंड देन मेलिया। कुटला मेलिया, एनिमेलिया। सो ये है हमारे 5 किंगडम। तो जो हमने अभी टर्म्स पढ़े उसी के बेसिस पे हम इसको क्या कर लेते हैं? क्लासिफाई टाइप कर लेते हैं, उसके बारे में जरा जान लेते हैं। सो सबसे पहला जो किंगडम मोनेरा में आता है, दैट इज, ये होते हैं, इसके अंदर जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब चले आते हैं किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। सेम प्रोटिस्टा के अंदर भी सेम यूनिसेल्युलर, जितने भी यूनिसेल्युलर है, यानी उनका सेल टाइप कैसा, जो प्रोटिस्टा में आते हैं जितने भी जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका सेल टाइप कैसा होता है? यूनिसेल्युलर। फंगाई के अंदर चालू हो जाता है मल्टी, और प्लांटे के अंदर भी आपको पता है दैट इज मल्टी, और एनिमल्स के अंदर भी मल्टी।
यानी सबके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? मल्टीसेलुलर, सिर्फ यूनिसेलुलर मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं सेल का टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहला किंगडम ये था, इसके अंदर ये फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप के सेल्स कौन से होते हैं? तो आप सबको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि जो इसके अंदर सेल्स होंगे वो कौन से होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये सिर्फ मोनेरा के अंदर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये इवॉल्व होकर प्रोटिस्टा के अंदर आते आते वो यूकैरियोटिक्स बन चुके थे, यानी कि ये अब बन चुके हैं क्या? यूकैरियोटिक। ये फंगाई में भी आपको कैसे दिखेंगे? यूकैरियोटिक। ये प्लांटे में भी आपको यूकैरियोटिक ही दिखेंगे। थोड़ा जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं। और एनिमेलिया में भी कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। यानी ये सब में कैसे हो रहे हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पहले में प्रो थे, बाकी सब में यूकैरियोटिक क्योंकि ये डेवलप हो चुके थे। अब ये देखेंगे आपस में डिस्टिंग्विश हो चुके हैं, ये यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, बट सेकंड पॉइंट में ये आपस में डिफर हो जा रहे हैं। यानी कि इसके जो मोनेरा किंगडम है इसके अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं और जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर यूकैरियोट्स आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। अब बात करेंगे फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया की, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि फंगाई जो है ये मल्टीसेलुलर है, प्लांटे भी मल्टीसेलुलर है, एनिमेलिया भी मल्टीसेलुलर है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अरे सेल टाइप भी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। आता काय करायचं? अभी हम लोग ने एक और देखा था टर्म्स के अंदर, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर लेंगे। चलो कर लो, तो इस जगह पे प्लांट्स क्लासीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो प्लांटे हैं ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक। जो प्लांटे होते हैं वो तो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, और जो एनिमेलिया होता है ये होता है हेटेरोट्रॉपिक, और जो फंगाई होता है ये भी होता है हेटेरोट्रॉपिक। तो चलो इस जगह पे अगर ध्यान से देखेंगे, इस जगह पे तो प्लांटे क्लासीफाई हो गए भाई, अपन तो इनसे अलग हो गए है ना, आप हम आपके साथ नहीं है। अब देखो एनिमेलिया और फंगाई, साला ये भी हेटेरोट्रॉपिक हो गए। अभी फंगाई जो भी है उसके अंदर भी हेटेरोट्रॉपिक आ गया, और जो एनिमेलिया किंगडम है उसके अंदर भी हेटेरोट्रॉपिक आ गया। तो अब क्या करने का? सो अब ये करने का कि हेटेरोट्रॉपिक के भी दो मोड्स, दो टाइप्स है। जो हेटेरोट्रॉपिक होता है उसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। कौन से टाइप है? चलो बताओ जरा। तो हेटेरोट्रॉपिक में एक होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो दूसरा होता है दैट इज होलोजोइक। अब ये होलोजोइक और सैप्रोफिटिक क्या होता है? तो सैप्रोफिटिक होता है जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नली कवर कर लेना और उसको वैसे ही डिकम्पोज कर देना, एक्सटर्नली बाहरी बात से उसको क्या कर देना? डिकम्पोज कर देना। और होलोजोइक होता है वो इंटरनली होता है, यानी जैसे कि हम खाना खाते हैं, हमारा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? हेटेरोट्रॉपिक के अंदर, तो हम होलोजोइक है, यानी हम खाना खाते हैं इंटरनली वो डाइजेस्ट होता है। सो यहां पर जो एनिमेलिया है ये कौन से टाइप के आते हैं? इसमें होलोजोइक आता है, यानी कि इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है दैट इज होलोजोइक, और जो फंगाई के अंदर आता है दैट इज सैप्रोफिटिक। सो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का टेबल वाइज एक डिफरेंशिएट कर देंगे, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में ये होता क्या है, मतलब किस बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश किया है। एक इजी ट्रिक से आप इसको समझ सकते हैं, और बाकी एक बार आप टेक्स्ट बुक रीड कर लेना ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग लग जाए, और इसके आगे का पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।